हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के पीछे तक की खबर और क्या कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है या हुआ है वो सब जानने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। आखिरी आखिरी मरहले तक एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां हुई, लेकिन आखिरकार बीजेपी एनडीए जीत गई। उनकी सरकार बनने की तैयारी है। जब आप ये सुनेंगे तो हो सकता है तैयार और बात कुछ आगे बढ़ जाए। अभी मेरे साथ खास मेहमान हैं। रिजल्ट आने से पहले हमारी बात हुई थी कांग्रेस के लीडर शकीलुज्जमा अंसारी साहब से, जो बिहार से कैंपेन से वापस आए थे। और अब मैं फिर उस वक्त उन्होंने महागठबंधन की जीत की बात कही थी कि महागठबंधन जीतने वाला है और बीजेपी नाकाम हो रही है। नीतीश को लोग पसंद नहीं कर रहे। तेजस्वी के रैलियों में भीड़ है और एक बिल्कुल अलग किस्म से बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब रिजल्ट आ चुके हैं। अब मैं फिर वापस शकीलुज्जमा अंसारी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ये इलेक्शन के रिजल्ट कैसे, क्या हुआ, क्या कुछ आपको मालूम है जो अभी तक लोग शायद उस पर खुलकर बात नहीं कर रहे। वेलकम है शकीलुज्जमा अंसारी साहब आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताएं कि बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स पर आपका क्या कहना है। देखिए, मैंने जो पहले कहा था आपसे कि गठबंधन की जीत होने वाली है और ये हारेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसके साथ ही साथ जो इन्होंने जो रवैया अपनाया था लॉकडाउन के टाइम में, वो लॉकडाउन के टाइम में के नौजवान, बिहार के मजदूर, किसान जो बाहर से वापस आ रहे थे, उनके साथ गलत रवैया अपनाया, जिसके बारे में बहुत ही वातावरण था। तो ये बात आज के रिजल्ट से भी हम बताते हैं कि वो हारे हुए हैं, हम जीते हुए हैं। इसलिए कि आप देख लीजिए कि ये जो दो पार्टियां एक साथ थी, उसमें से एक पार्टी छल कपट के जरिया अपने ही गठबंधन में सेंध लगा के कुछ सीटें बढ़ा ली। लेकिन नीतीश कुमार जो चेहरा थे चीफ मिनिस्टर के, और चीफ मिनिस्टर होने वाले और चीफ मिनिस्टर थे जिनके सीटें बहुत कम आई हैं, आप देख लीजिए जो नतीजे। तो इसके मतलब, और एक नौजवान जिस जो गठबंधन की क्यादत कर रहा था, वो नौजवान तमाम वो शक्तियों से लड़ रहा था जो नागपुर की फासिस्ट ताकतें हैं, जिनके प्रतीक मोदी, योगी, नीतीश हैं। वो जो जनता की भारी भीड़ हो रही थी, आखिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई है। और दूसरी ये बात है कि आप देखिए, जो आप चुनाव रिजल्ट के बारे में बताना चाहते हैं, तो आखिर के जो जांच चुनाव के काउंटिंग होती रही, आखिर के 3 घंटे क्यों एक राउंड की काउंटिंग में लग गए। और जब नेक टू नेक था ये मुकाबला, ये पहले भी बताया था, तो ऐसी सीटें जहां नेक टू नेक सीपीआई की 2 सीट है, जिसके ऊपर माले वालों को आपने बैठाला कि आपके पक्ष में रिजल्ट हो गया, और 2 घंटे के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, वो तो फिर से वो जो हमने काउंटिंग की बैलेट पोस्ट वोट की, उसमें आप हार गए हैं। तो इस तरह की जो आखिर वक्तों में जो गड़बड़ियां हुई हैं, और आप देखिए कहीं 7 वोट, कहीं 15 वोट, कहीं 100 वोटों से आपने बीजेपी को ताबड़तोड़, उन्होंने पहले तो जो गठबंधन के नियरेस्ट कैंडिडेट थे उनके सबके रोक दिए और फिर उनको उन्होंने दिए। और वो उस वक्त हो रहा था जब नीतीश कुमार के घर शाम के 3 बजे, जब बीजेपी के नेता सब उनके घर कुछ अधिकारियों को लेकर उनके घर पहुंचे थे, आपको याद होगा, सब टीवी पर दिखा रहे थे आप लोग। उसके जी जी। बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसमें
इलेक्शन कमीशन का विषय है, इलेक्शन कमीशन जांच करे, और कुछ गड़बड़ियां तो जरूर हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा नतीजा को परिवर्तन किया गया, जिसकी वजह से वो गठबंधन हार गई। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गठबंधन को हारने की जो वजह हुई है, चूंकि मैदान जंग में हम थे, इसलिए मैदान जंग में बहुत सारी चीजों को नहीं बोला जाता है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के नेता, जो लोग थे हमारे, सब बहुत दुखी थे टिकट के बंटवारे के सिलसिले में, कि टिकट के बंटवारे हमारी पार्टी में बहुत अच्छी तरह नहीं हुए हैं, जिससे नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे। उसी तरह से आप देखिए कि हमें आशाएं थी कि जितनी तेज हवा है आरजेडी की, तो आरजेडी अपने 80 सीट से आगे बढ़ेगी, वो भी 80 सीट से नीचे रह गई है ये। और अगर लेफ्ट पार्टियां जिनको हमने 29 सीटें दी थी, वो 17, 16, 17 सीटें जीत गई हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। इसके मतलब उन्होंने जमीनी और अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दिया। उसी प्रकार हम भी अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट देते तो रिजल्ट अच्छा होता। चूंकि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी। ये बिहार वही बिहार है जब गांधी को अंग्रेजों का परचम झुकाने के लिए, तिरंगा को उठाने के लिए, आजादी की सांस में हिंदुस्तान की अवाम को जीने का मौका देना था, तो उनको बिहार का सफर करना पड़ा था, और बिहार से उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। वो बिहार है जहां जेपी ने आंदोलन करके एक परिवर्तन किया। ये अलग बात है कि हमारे ही सरकार के खिलाफ उन्होंने परिवर्तन किया था, लेकिन बिहार एक परिवर्तन की जमीन है। और 15 में भी परिवर्तन किया था, जहां मोदी को 14 में सरकार बनने के बावजूद उनको नकार दिया था, और 15 में लेकिन वोटों का अपहरण, उम्मीदवारों का अपहरण करके नीतीश कुमार मोदी की गोद में बैठ के वहां सत्ता चलाते रहे। आज एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे कि हम अपनी कमियां भी बताना चाहते हैं आज बहुत खुल के, क्योंकि अगर कमियां नहीं होगी तो हिंदुस्तान के सारे लोग आज कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सीट लड़ी और जीती है 19 सीट, जबकि पिछले चुनाव में 41 सीट कांग्रेस लड़ी थी, 41, और 27 और एक बाई इलेक्शन में जीत के 28 सीट उसने जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। वो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना कम क्यों हो गया? इसका मतलब यह है कि 27 एमएलए की मौजूदगी में हमारी पार्टी कमजोर हुई थी। क्यों कमजोर हुई, ये बहुत बड़ा मसला है। एक दूसरे, चूंकि कांग्रेस के ऊपर देश की अवाम का ये विश्वास और भरोसा है कि सेकुलरिज्म की मुहावजत के लिए ये सबसे आगे आएंगे, और हम आते भी हैं, हमारे नेतृत्व आते हैं, हमारे आगे आती है। लेकिन हमारे यहां भी कुछ गलत लोग हैं जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट में पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। वही पार्टी का नुकसान बिहार में हुआ। इस तरह जो गोहिल साहब हमारे प्रभारी थे, जनरल सेक्रेटरी थे, 2-3 सालों से इंचार्ज थे, उसके बावजूद संगठन को ये ठीक नहीं कर पाए, मजबूत नहीं कर पाए, जिससे वो लड़ाई लड़ सके। और ऐसा लगा इस चुनाव के बीच में कि अमित शाह जी जब कैंपेन में नहीं आए हैं, लगता है कि गोहिल जी उस कमी को पूरा कर रहे हैं। दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, और हम ये इल्जाम तो नहीं लगा रहे, वर्कर के आवाज, जो हृदय में आवाज है, आप किसी से बात कर लीजिए कि पहले संगठन कमजोर किया गया, संगठन को चुनाव के पहले मजबूत करना चाहिए था, कोई मजबूती नहीं दी गई, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई। पहले कहा गया था कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, जिला से, प्रदेश से जो नाम रिकमेंड होके आएंगे उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के रूप में शामिल आए, जिन्होंने ये सब हदें तोड़ दी। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन कभी भी किसी प्रदेश का दौरा नहीं करता है, ये आए, बिहार में दौरा किया और हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले, और सब उम्मीदवारों से बायोडाटा लेकर बायोडाटा को सदाकत आश्रम में फेंक दिया। कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा रोष पैदा हुआ। जो लीगल तरीके से जो होनी चाहिए थी वो काम नहीं किया। लीगल ये था कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक की जानी चाहिए थी, जो पैनल बनाती है,
वो पैनल स्क्रीनिंग कमेटी में जाता है, जो 3 नामों के पैनल मिनिमम बनाए जाते हैं और वो स्क्रीनिंग कमेटी 2 में 1 करती है, या कहीं-कहीं अगर 2 कर देती है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो 2 को 1 करती है। ये काम है, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। इन्होंने पहली डेमोक्रेसी के ऊपर कुटारा घाट किया और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक ही नहीं की, जिसमें कोई पैनल नहीं बने। वो एक बड़ी साजिश थी उनके दिल में, और ये साजिश का नतीजा सामने आया जब बड़े गड़बड़ी टिकट बांटने में हुई। रातों रात कहां से कौन कैंडिडेट आ गए, जो 40 साल 50 साल कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं चल सका ये कैंडिडेट कहां से उतर के चले आए हैं। अगर हम अच्छे कैंडिडेट बनाते तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि मैदान जंग में पहले आगे सफ में तो सिपाही खड़ा होता है, उसके हाथ में बंदूकें होती हैं, और उनकी शक्ति पर सेना का एडवाइस चलता है या पीछे बैठे कमांडर का एडवाइस चलता है। तो वो अगर कमजोर सैनिक आगे चला जाएगा तो उसकी भी मौत होगी, और उसकी मौत की वजह से कमजोर हो जाता है सेना और हार हो जाती है। यही हाल हुआ है बिहार में, कमजोर। अब आप बताइए कि जब हम 70 सीट लड़े तो हमारा स्ट्राइक रेट कम से कम 50 होना चाहिए, तो हम 19 हो गए। 41 जब लड़े तो हम 28 थे। तो इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस में गड़बड़ी हुई और पूरे तरीके से इलेक्शन कैंपेन को हिजैक कर दिया गया। दिल्ली के लोग आके सदाकत आश्रम पर कब्जा करके लोकल तमाम लीडरों को सिवाय अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले 2-4 लोगों को छोड़कर सबको बाहर कर दिया। और कैसे कैंपेन चला, ये पहली बार है जो किसी को मालूम नहीं है बिहार के लोगों को कि कैंपेन कैसे चल रहा है। सारे बाहर के लोग आके यहाँ कब्जा कर लिया। अरे चुनाव बिहार के लोगों को लड़ना है, वो जानते हैं, बिहार के नब्ज को वो पहचानते हैं, उनके चेहरे पर 10 वोट भी मिल सकता है। ये दूसरे लोग जो आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली कर रहे थे और उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम चढ़वाया था कि एक विधायक रहते हुए दूसरी विधायक की सीट पर चुनाव लड़के हार हासिल करके उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे लोगों ने आके बिहार में जो एक माहौल वातावरण गठबंधन कांग्रेस के हित में चल रहा था, आंधी और तूफान, उस आंधी तूफान को खत्म कर दिया। इसलिए बिहार की जनता बहुत दुखी है, बिहार के कांग्रेस जन दुखी हैं, और इसलिए दुखी हैं कि अब बंद होना चाहिए। चूंकि आज कठिन दौर से पार्टी हमारी गुजर रही है और वो बिहार जो रोकने का तहैया कर चुका था कि मोदी की शक्ति को आज यहां रोक देंगे, वो हम समझते हैं कि हमारी छोटी सी कोताही के कारण वो शक्ति किसी तरह आ गई है। वैसे वो आई तो नहीं है, रिजल्ट के नतीजे हैं उसमें उनकी भारी शिकस्त अब हुई है, फिर भी सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं। और ये फासिस्ट लोग जब सत्ता पर आते हैं तो तमाम नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बात तो ये पार्टी की कमजोरी। दूसरी बात ये है कि हम अपने गठबंधन में अगर एक तरफ से लेफ्ट को देखते हैं तो उन्होंने जमीनी लोगों को टिकट दिया, 6 नतीजे निकले। लेकिन आरजेडी पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आरजेडी भी 80 सीट से घट कैसे गई? जब इतनी बड़ी आंधी तूफान थी तो घटना नहीं चाहिए था उन्हें। और उनके यहां भी कई टिकटों का बड़ी शिकायत आई है, जो काफी आई है। तो हम सब लोगों को ये शिकायत के लिए नहीं, आत्म मंथन के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमें लेंगे सफर का जायजा खत्मे सफर के बाद। तो आज खत्म हो गया है सफर हमारा, हमको जायजा लेना है कि इस मुल्क की जो बड़ी आवाम है, बुरी ताकत है, वो इन अजदहों को, जो कम्युनलिज्म के अजदहे हैं, उनको कुचलने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए बेचैन और परेशान है। उनकी आशाओं पर हम पानी नहीं फेरे। अभी हमें बंगाल में, आसाम में और 5 स्टेट में चुनाव लड़ना है। इसलिए हम सोनिया गांधी जी से निवेदन करेंगे और दरखास्त किया है, उनसे हम वक्त भी मांगा है मिलने का। 10 कांग्रेस के बड़े 10, 12, 15 बड़े नेता मिलके इन सब खामियों को बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि इन खामियों के ऊपर वो विचार करें और आगे ऐसा ना कुछ हो जिससे कांग्रेस कमजोर हो, जिससे कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगे। आज पूरी देश की सेकुलर ताकतें कांग्रेस को एक्यूज कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख, और बिहार के अवाम, सेकुलर अवाम के लिए उससे भी बड़ा दुख है कि जब हमको फोन आ रहा है गुजरात से, जब हमें फोन आ रहा है आंध्रा, कर्नाटक
महाराष्ट्र से कि क्या भाई आप लोग तो अक्लमंद लोग कहलाते थे, आपके यहाँ ये कैसे हो गया। तो हमें बहुत शर्म से सर झुकता है, और ये सर झुकाने वाले लोगों को सर कुचलने की आज जरूरत है। और इसके लिए हम समझते हैं कि बिहार में जो ये कांग्रेस के जो लीडर जो दिल्ली से आके यहाँ बैठ गए, वो तमाम जिम्मेदार हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा शकील साहब, आपने बहुत ही अहम बात बताई। कांग्रेस के अंदर गोहिल साहब का नाम लिया आपने, और एक दूसरे साहब का भी नाम लिया जो अविनाश पांडे। क्या देखिए, एक जो लोग नजदीक से देखते हैं, कई बार ये बात सामने आती है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग या उनके एजेंट सभी पार्टियों में काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक तरह से दूसरी पार्टियों को कमजोर करने का काम किया है। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस के ही लोगों ने ऐसा काम किया है? इसे नहीं, ये थोड़ा सा और बताएं। नहीं, ये तो हम कतई नहीं कहेंगे। हाँ। हम ये कहेंगे कि जो लोग अकल नहीं रखते हैं, ना अकल को बड़े ओहदे देने का नतीजा यही होता है। जिनमें काम की सलाहियत, संगठन की कैपेसिटी नहीं होती है, उन्हें बड़े पदों पर बैठालने का यही नतीजा होता है। उनकी हम नियत पर शक नहीं कर सकते हैं कि ये कोई बीजेपी के इशारे पर ये कर रहे थे, ऐसा हम कभी कतई नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि उनकी इफिशियंसी कम थी, और इफिशियंसी कम और जाती तौर पे कुछ लोगों ने टिकट में आगे पीछे किया, वो उसकी वजह तलाशना होगा कि आखिर गलत टिकट बांटने के पीछे ये लोग किन उद्देश्य से थे। उनकी निष्ठा पर हमें कोई शक नहीं है, उद्देश्यों पर शक है। हाँ, तो बहरहाल इलेक्शन में दो तीन ही मरहले अहम होते हैं। टिकट किसे दिया जा रहा है, कौन लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाने की किस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है, और किन मुद्दों पे चलाई जा रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि वो कई एक तरह से कड़ियां कमजोर रही, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, स्ट्राइक रेट कम हुआ। तो अब आप ये बताइए कि आखिर अब वेस्ट बंगाल सामने है। वहां भी अमित शाह जी पहुंच गए हैं, और उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। कुछ लोगों का तो इस हद तक कहना है कि शायद वहां भी बीजेपी अपना कोई कमाल दिखा करके वहां सरकार बना ले। अगर सेकुलर पार्टियों में जिस तरह से आपने बताई अंदर से नाअहली या गड़बड़ी, अगर ये इसी तरह की गलतियां होती रही, तो एक के बाद एक स्टेट जाता रहे, और आम लोग जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो इन सेकुलर पार्टियों की तरफ देखते रहे। अंजाम क्या होगा, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर ये इसी तरह से साजिशें या नाअहली सामने आती रही। हम लोग आखिर आवाज उठाने के लिए तैयार इसीलिए तो हुए हैं कि आगे पार्टी के अंदर इस तरह से नाअहल लोगों को हटाया जाए और अहल लोगों से काम लिया जाए, और दानिशमंदी का सबूत देते हुए आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को जनता चाहती है, उनको वोट में हमको ट्रांसफर कैसे करना है। एक बात और हम अभी कहना चाहेंगे कि हम अपने जो गठबंधन के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने जितनी जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई थी, और वो कैंपेन ऐसा शो करता था कि जैसे बीजेपी कहीं नहीं है। इसलिए कि बीजेपी घुमा के मोदी जी ले के 370 कश्मीर ट्रिपल तलाक ले आ रहे थे, और तेजस्वी यादव ने इन पर रिस्पांस ना करते हुए उन्होंने अपना एजेंडा फिक्स किया, नौजवानों का एजेंडा, अनएम्प्लॉयमेंट का एजेंडा, और नौजवानों के नौकरियों का एजेंडा, किसानों की एजेंडा को उन्होंने फिक्स कर दिया। ये पहली बार हुआ है जो एक एजेंडा, इनका कॉमनल एजेंडा को नहीं चलने दिया पूरे कैंपेन में। ये अलग बात है कि मैंने आपको पहले भी डिबेट जब हुआ था, आप पुराना आप निकाल के देखेंगे, हमने कहा था कि बिहार कास्ट स्टेट है, और ये अभी कम्युनिटी की बात हो रही है, इशू की बात हो रही है, लेकिन इशू हावी होगा या कास्ट हावी होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम समझते हैं इशू जबरदस्त था,
जिस पर इलेक्शन कैंपेन को घेर के रखा गया, लेकिन नतीजों में आखिर में कास्ट भारी पड़ा और कम्युनलिज्म का असर, चूंकि मैंने ये शक जाहिर किया था कि ओवैसी साहब की पार्टी जब जाएगी वहां तो एक कम्युनल माहौल बनेगा, और वो बना। ये अलग बात है कि वो कुछ सीटों कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बड़ी पैमाने पर उन्होंने ये सेकुलर पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस की सीटों और लेफ्ट की सीटों को हराने में भी वो कामयाब हो गए। मैं मैं तो मैं वही समझना चाहता हूं। देखिए, आमतौर पर मुसलमान नौजवान उनकी तकरीरें सुन करके जज्बाती एक अंदाज में उनको सपोर्ट करता है, और शायद उसी वजह से उनके पास 5 सीटें आ भी गई हैं। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को हराने में काम किया है। तो आखिर आप आम तौर पर सेकुलर लोगों को, मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? इस किस्म के जो वोट बांटने वाले हैं, एक तरफ से इल्जाम है कि वोट बांटने वाले हैं, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में सबको हक तो है, हासिल है, और दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए, ये भी हक हासिल है। मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने सेकुलर पार्टियों के साथ राब्ता क्यों नहीं बनाया, गठबंधन में आने का वो उन्होंने नहीं बनाया, और उनका एक एजेंडा है जो महाराष्ट्र में भी चलाया, यहाँ भी चलाया। अब वो कहते हैं कि मुझे भी हक है और दूसरों की कमियां भी गिनाते हैं, वो ठीक है, उसमें मैं एक बात कहता हूं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर 12 या 13% की पार्टी क्या 80% को यूनाइट नहीं कर देगी? अगर हम मुसलमानों की पार्टी बनाने की बात करें तो 80% अगर एक साथ हो तो फिर यहां क्या होगा? तो ये तजुर्बे सही नहीं है। हमें सेकुलरिज्म के बेस पर पार्टियों का गठन या पार्टियों के अंदर शामिल होना चाहिए। एक, अगर पार्टियां भी हैं केरल में या दूसरी जगह हैं वो पार्टियां, तो वो एक गठबंधन के साथ हिस्सा बन के लड़ती हैं, तो वो कम्युनल एस्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन ओवैसी साहब जिस तरह जाते हैं, हम इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन कहना तो यही लोगों का है कि वो नागपुर की ताकतों के सहारे वोटों के बंटवारा करते हैं। ये अलग बात है कि पहले बिहार में वो पहली बार 1 सीट जीते थे, अभी 5 सीट जीत गए, लेकिन उन्होंने कम से कम 30-40 सीटें हराई हैं। तो अगर 30-40 सीटें हराकर एक सेकुलर सरकार बनने की राह में अगर 5 असेंबली के मेंबर जीतना अगर उचित है, ये डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क के लिए जो आवाज वो उठाते हैं सेकुलरिज्म की, जो आवाज उठाते हैं फासिज्म के खिलाफ, उसके लिए सही है, ये उन्हीं को सोचने का सवाल है। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये पूरे देश के लोगों को सोचने का सवाल है जो आपने छोड़ा है। और आपने इसमें जिस तरह से कांग्रेस के अंदर बांटने में, पब्लिसिटी में लोकल लोगों को अलग कर दिए जाने का जो आपने मुद्दा उठाया, जो इश्यूज उठाए, वो काफी अहम है पार्टी लीडरशिप को, और सभी को बहरहाल उस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। ये सेकुलरिज्म देश में सभी मोहब्बत और प्यार से एक साथ रह पाए, इसी के लिए जाहिर है देश के जो बुजुर्ग थे उन्होंने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसको बचाने के लिए जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो देश के लिए खिदमत कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शकीलुज्जमान साहब से आप पोलिंग के दौरान हमने बात की थी और अब रिजल्ट के बाद। जी, आप कुछ कहना चाहते मैं आपका शुक्रिया अदा कराना चाहता था कि ये आवाज आपके माध्यम से आप अगर जनता तक पहुंचती है तो ये हैं? सेकुलरिज्म की बहुत ही बड़ी मुहावजत होती है, हिफाजत करने के लिए। एक जो आज एक ऐसा मीडिया हमारे देश में है जो दिन भर कसीदा पढ़ता रहता है, अब सरकार के खिलाफ बोलना भी एक जुर्म हो गया है, उसमें आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हम पत्रकारिता की जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल मीडिया बहरहाल अभी बचा हुआ है जिसके जरिए हम आम लोगों तक अपनी बात और अपने मेहमानों की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसी हद तक कामयाबी है, काफी बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, और मैं समझता हूं ये प्लेटफॉर्म, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उनका अभी हमने बाकी अभी रहना हमने बहुत जरूरी। अभी हमने 2 दिन पहले एक बयान पढ़ा है, सरकार
आपके इस मुहिम पर भी कुछ कंट्रोल लगाना चाहती है। जी, ऐसा ये ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हाँ, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। ये चूंकि लेकिन ये देखिए कंट्रोल जब तक ये बहरहाल कंट्रोल करना उनके हाँ, जी, वो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर कंट्रोल किसी अच्छे के लिए हो तो देखें, लेकिन बहरहाल जब तक हमें कानून इजाज़त देता है तो लोगों को अलग-अलग नज़रियात लोगों तक पहुँचाने की बहरहाल हमारी कोशिश है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।